बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आपकी जो बुक है भारत की खोज, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अहमदनगर का किला, उसको मैंने आपको कल समझाया था। आज हम आपको जो चैप्टर सेकंड है आप देख रहे हैं तालाश, इसको आज हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के अतीत की झांकी की खोज के बारे में बताया है। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने ये इसमें बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपने प्राचीन भारत में कौन कौन संस्कृतियों को देखा था, अनुभव किया था और आज की संस्कृति उससे किस तरह भिन्न है। इसी सब को उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो हम पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, उनका जो इसका हमारा शीर्षक है भारत के अतीत की झांकी। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने भारत के जो हमारे अतीत की झांकी को प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपने प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। यहाँ जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि बीते सालों में, मतलब जब वो छोटे थे, युवा बचपन में, वो हमेशा भारत के बारे में ही सुनते थे, भारत की संस्कृतियों के बारे में, भारत के रीति रिवाजों के बारे में, भारत की खूबियों के बारे में। तो हमेशा वो भारत के बारे में ही उनके मन में विचार आते रहते थे। इस तरह जब बड़े हुए, वो युवा हुए, तो वो हमेशा ही वो भारत के बारे में, भारत की क्या अच्छाइयाँ हैं, भारत में क्या बुराइयाँ हैं, इसी सब को समझने का प्रयास करते रहते थे। आगे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस धारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। तो यह जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अपने बचपन के भारत के बारे में सोचता था कि मैं बचपन में जब था तो भारत कैसा था, उसमें किस तरह के रिवाज की संस्कृतियाँ होती थी, कैसे लोग होते थे, कैसे परंपराएं होती थी। और आज का जो आधुनिक रूप है उसमें वो परंपराओं ने धुंधला रूप ले लिया। आजकल वो चीज़ों को लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, उन परंपराओं को, संस्कृतियों को, रिवाजों को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता। तो आज उनको कैसे महत्व दिया जाता है और किस तरीके से आज का भारत उन चीज़ों को अपना रहा है, इस सब के बारे में जवाहरलाल नेहरू सोचते हैं और अनुभव करते हैं। आखिर ये भारत है क्या? भारत में ये किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत में आखिर ऐसी क्या विशेषता है जिसके वजह से भारत एक हमारा महान देश कहलाता है। भारत को सभी लोग इतने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। भारत में वो क्या परंपराएं हैं, कौन सी विशेषता है, तो इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर विचार कर रहे हैं। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। और जवाहरलाल नेहरू ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे भारत में प्राचीन इतनी शक्तिशाली देश हुआ करता था भारत हमारा, कि बड़े बड़े लोग आए और आकर चले गए, वो उस शक्ति को आज हमारा भारत किस तरह खो दिया, किस तरह से वो सब परंपराएं, रीति रिवाज, वो सब अच्छाइयाँ खो गई हैं। आज हमारा देश थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। तो ये कैसे हो गया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? क्या हमारे भारत ने अपनी अच्छाइयों को, अपनी शक्ति को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? मतलब जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारा देश जनसंख्या मामले में चीन के बाद सेकंड नंबर पर आता है। तो क्या मतलब एक यही भारत ने एक उपलब्धि हासिल की है कि उसने बहुत सारी जनसंख्या हो गई है, या उसके पास और कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमारे देश भारत का महत्व है, भारत हमारा बाकी जगह पर एक अपना स्थान बनाता है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? या जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब हमारा जो आधुनिक विश्व है, वहाँ पर हमारा भारत है, वो किस स्थान पर है, मतलब कौन सा दर्जा है हमारे भारत का। हमारे भारत में ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिस वजह से वो हमारे आधुनिक भारत में एक विशेष स्थान रखता है। भारत मेरे खून में रचा बसा है।
जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत की जो अच्छाइयाँ हैं, भारत की जो वो सब चीज़ें मेरे खून में बसी, मतलब मैं भारत में ही पैदा हुआ तो यहाँ के हर चीज़ मेरे खून में बसा हुआ है, मतलब वो सब चीज़ों को मैंने अपना रखा है। मतलब इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यद्यपि मैं भारत में पैदा हुआ, भारत की हर अच्छाई, भारत की हर चीज़ को मैंने अपनाया, हर संस्कृति को अपनाया, लेकिन फिर भी मैं भारत को एक आलोचक मतलब होता है कि जो किसी चीज़ में कमियां निकाले, दोष निकाले, तो मैं आलोचक की दृष्टि से मैंने भारत को देखना शुरू किया। मतलब भारत में मैंने दोष भी देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा। जवाहरलाल नेहरू कहते कि मैं ऐसा आलोचक था जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, मतलब यानी मैंने ऐसी बहुत सी बुराइयों को भी मैंने भारत में देखा जिसको मैं पसंद नहीं करता था। जैसे कि हमारे भारत में पहले पर्दा प्रथा थी, ठीक है, स्त्रियों को घर के अंदर रखा जाता था, स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं की जाती थी। सती प्रथा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं पसंद नहीं करता था। मैंने उन सब बुराइयों को भी मैंने देखा, और मैंने उसको किस तरह देखा? मैंने उसको पश्चिमी के रास्ते से देखा। मतलब मैंने जैसे विदेशी लोग, कोई विदेशी होता है जो हमारे देश के बाहर का होता है, वो जो हमारे देश को देखता है तो हमारे देश में कमियां भी देखता। मैंने उसी तरीके से भारत को देखा। ठीक, मैंने एक, जैसे कि मेरा कोई पश्चिमी मित्र है, मेरा कोई दोस्त है, वो अगर हमारे आएगा देश में तो देखेगा, देखो भारत में कितनी गंदगी है, भारत में कितनी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सब चीज़, तो इन सब चीज़ उसी तरह से मैंने उसी नज़रिए से भारत को देखा। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थीं कि क्या मैंने भारत को जान लिया है। मतलब मेरे मन में ये संदेह उठ रहा था कि क्या मैंने भारत को पूरी तरह से समझ लिया है। मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। मतलब जवाहरलाल नेहरू कहते कि मैंने भारत के बहुत बड़ा ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी परंपराएं जिसको मैंने ख़त्म करने की कोशिश किया। मतलब ऐसी बहुत सोचा कि मैं उन सबको परंपरा ख़त्म कर दूं। जैसे कि पहले बाल विवाह होता था, सती प्रथा होता था, या बहुत से और स्त्रियों को अधिक पढ़ाया नहीं जाता था, पर्दे में रखा जाता था, या ज़्यादा लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, या और भी वो जो थी। लेकिन उन सब की वजह से ही हमारे भारत का अस्तित्व है। हमारे भारत में जो पुरानी संस्कृति हैं, पुरानी हमारे परंपराएं हैं, हमारे जो लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो नियम बनाए हैं, उसी वजह से हमारा भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह बहुत जो कुछ सार्थक है, भारत का वजूद उसी रूप में नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा, अगर वो संस्कृति, वो परंपराएं वो नहीं होती, तो हमारा भारत आज उस स्थान पर नहीं होता जो आज है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उसी वजह से है जैसा आज है। वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान उस रूप में कदापि नहीं बना सकता था। वह विशेष तत्व तो आखिर क्या था? मतलब हमारा जो भारत जो आज सभ्य माना जाता है, यहाँ पर बड़े लोगों का, बड़े बुजुर्गों को सम्मान किया जाता है, यहाँ पर स्त्रियाँ घर में रहती हैं, ये सब एक हमारी परंपराएं, संस्कृति हैं। अगर ये सब नहीं होती तो हमारा भारत आज वो स्थान नहीं रखता जो कि आज है। इन सब चीज़ों को खोज करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत की कई जगह पर जवाहरलाल नेहरू घूमे, बहुत सी जगहों को देखा उन्होंने। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो एक टीले पर खड़ा था। मतलब जवाहरलाल कहते हैं, मैं सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के पास गया। वहाँ मैंने देखा मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियाँ बिखरी थी। मतलब जब गए तो वहाँ देखा उन्होंने कि वहाँ पर पुराने जो घर बने हुए थे, गलियाँ थी, उनके अवशेष दिखाई दिए उनको, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। और जब उसकी खोज की गई सिंधु घाटी सभ्यता की, तो पता लगाया गया कि ये जो सभ्यता है ये 5000 वर्ष पहले थी। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्ण विकसित सभ्यता थी। और ये भी कहा जाता है कि जब ये सभ्यता थी आज से 5000 साल पहले, तो बहुत ही पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। मतलब बहुत ही विकसित सभ्यता थी।
उसके स्थायी रूप में टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। मतलब ये जो हमारी सभ्यता, विकसित सभ्यता थी, इसका मेन जो आधार था वो हमारी भारतीय जो हमारे रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, यही सब के कारण ही वो सभ्यता इतनी विकसित थी और वही आज भारतीय आधुनिक सभ्यता का आधार भी है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि क्या कोई संस्कृति, सभ्यता इस प्रकार 5000 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रह सकती है। मतलब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ऐसी संस्कृति और सभ्यता भी, मतलब आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसी कोई संस्कृति, सभ्यता या परंपराएं हो सकती हैं जो 5 या 6000 वर्ष से लगातार बनी रही हैं, उनका पालन किया जा रहा है और वह थोड़ी बहुत बदल भी रही हैं, विकास भी हो रहा है, लेकिन वो निरंतर बनी हुई हैं, उनको पालन किया जा रहा है, उनको लोग अपना रहे हैं। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत का, उसके जो पड़ोसी देश थे, फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका संपर्क रहा, मतलब उससे वो प्रभावित होता रहा, उसके कांटेक्ट में रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। मतलब हमारा भारत है, यद्यपि भारत भी उन देशों की सभ्यता, संस्कृतियों से प्रभावित हुआ, भारत में फ़र्क पड़ा और भारत ने भी उनको प्रभावित किया। मतलब उन लोगों ने भी भारत की बहुत सी चीज़ों को अपनाया। फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति का जो आधार है वो इतना मजबूत था, इतनी स्ट्रांग थी हमारी भारतीय संस्कृति कि वो उनका उन देशों से प्रभावित होने पर भी उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, लेकिन वो अपनी जगह पर संस्कृति बनी रही। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मतलब ये जो हमारी संस्कृतियाँ बनी हुई हैं, उन सब का ये क्या रहस्य है, ये सब मैंने जानने की कोशिश किया। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने हमारे भारत में जो इतने प्राचीन ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब लिखे गए हैं, जिसमें भारत की संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में, गाथाओं के बारे में बताया गया है, उन सबको मैंने पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता, उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उन ग्रंथों में जो लिखे हुए हैं चीज़ें, परंपराएं, वो सब इतने अच्छे थे कि उन सब का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा। उनकी भाषा इतनी स्पष्ट थी और उसके जो जिन लोगों ने उसको लिखा, उन लोगों का जो मस्तिष्क है वो इतना विकासशील था कि उन्होंने मुझे पर बहुत प्रभाव डाला। मतलब बहुत मैं प्रभावित हुआ। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से साहसी यात्री जो भारत की खोज करने आए थे, जो दूर चीन से, पश्चिमी से और मध्य एशिया से आए थे, ऐसे बहुत से यात्री थे। जैसे कोलंबस नाम सुना होगा आपने, जो भारत की खोज करने आया था। ऐसे बहुत से यात्रियों के साथ मैंने यात्राएं की और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए। जो मतलब यहाँ पे भारत की खोज करने आए और फिर अपनी जो उन्होंने खोज की उसको उन्होंने एक कहानियों के रूप में लिखा, उन सबको भी यहाँ छोड़ के वो गए। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं बहुत सी जगह पर घूमा, जैसे एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर भारत की बहुत सी उपलब्धियाँ हैं, भारत के ऐसे बहुत से लोगों ने साहसिक कारनामे किए, उन सब के अवशेष यहाँ पर हैं। उन जगह में गया और वहाँ मैंने उन सब के बारे में सोचा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं उस हिमालय पर भी गया जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध है। मतलब मैं उस हिमालय पर भी गया जिसके बारे में बहुत सी दंत कथाएँ सुनी जाती हैं, लिखी हुई हैं और जिनका हमारे भारत से संबंध है, गहरा संबंध है, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। मतलब उस कथाओं को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे बहुत से विचार हैं, साहित्य जो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं, हमारे भारत की संस्कृति पर बहुत प्रभाव डालते हैं। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया।
जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि पहाड़ों के प्रति मेरा बहुत प्रेम था और कश्मीर के साथ, क्योंकि कश्मीर से मेरा पारिवारिक रिश्ता था, तो वो मेरे उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है, तो वो मुझे बहुत ही आकर्षित करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। मतलब इस हिमालय पर्वत से निकलने वाली बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जो भारत के मैदानों में बहती हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत आकर्षित किया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। और उस जब नदियों को देखते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी इतिहास के पहलू हैं ऐसे, वो हमें याद आ जाते हैं। इंडस या सिंधु के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये तो आप सब जानते ही हैं कि वाले लोग कहते हैं कि इंडस एक नदी है, या सिंधु भी कहते हैं, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। और हिंदुस्तान, सिंधु से ही हिंदुस्तान पड़ा है, और इंडस जो नदी वही नदी है, उसी हमारा देश का नाम इंडिया पड़ा है। जिसे पार करके हज़ारों वर्षों से यहाँ जातियाँ, कबीले, काफ़िले और फौजें आती रहे। मतलब उस नदियों को पार करके हमारे देश में बहुत से जातियाँ, कबीले, काफ़िले आए और यहीं पे आकर बस गए। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। मतलब ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो हमारे इतिहास की मुख्य धारा से लगभग अभी उसका ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पुरानी कहानियों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसका बहुत जिक्र मिलेगा। उत्तर पूर्वी पहाड़ी के हृदयों में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। मतलब वो जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, वह उत्तर पूर्वी पहाड़ों के बीच की दरारों में से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। फिर पहाड़ों, जंगलों से हरे भरे मैदानों के बीच ऋण धारा के रूप में बहने लगती है। मतलब उसका ये मार्ग है, वो उत्तर पहाड़ियों के बीच की दरारों से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, और फिर पहाड़ों और जंगलों से, मतलब वो पहाड़ों जंगलों से होती हुई, मैदानों होती हुई रमणी बहुत ही सुंदर धारा के रूप में बहती है, बहुत ही सुंदर लगती है। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पुरानी कथाएं। मतलब यमुना जी जिसके चारों ओर इतने सुंदर सुंदर कहानियां हैं। हमारा मथुरा, वृंदावन जानते हैं वो यमुना के ही किनारे है, तो उसके संबंधित बहुत सी कथाएं हैं जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। इन सबसे बढ़कर भारत की नदी गंगा, और इन सबसे भी अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है तो वो है हमारे भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। मतलब गंगा जी का इतना महत्व है हमारे इतिहास में कि हमारे भारत का वो के हृदय पर, भारत को अगर जाना जाता है तो सबसे पहले गंगा जी के नाम से जाना जाता है कि भारत में कौन सी नदी बहती है, गंगा जी बहती हैं। और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोग गंगा जी को देखने के लिए, उसमें स्नान करने के लिए अपने के किनारे पर आते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मतलब पुराने काल में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि से लेके अब तक गंगा की जो महत्व है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी आज भी लोग कई जगह, हर देश में इसको सुना जाता है, कहा जाता है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं उन पुराने अजंता वहाँ भी गया जहाँ पर हमारे पुराने स्मारक, मतलब पुरानी इमारतें हैं, पुराने स्मारक और पुराने ऐसे अवशेष जो अभी ख़त्म हो चुके हैं, और ऐसी पुरानी मूर्तियाँ और ऐसे पुराने चित्र जो अजंता एलोरा की गुफाओं में देख सकते हैं, को भी मैंने जाकर देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैंने आगरा और दिल्ली भी गया, वहाँ मैंने बहुत खूबसूरत जो इमारतें बनी हैं वो भी देखा मैंने, जहाँ प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। मतलब वहाँ जो उन इमारतों में जो पत्थर लगे हुए हैं उनसे आप भारत के प्राचीन इतिहास की कहानियों के बारे में सुन सकते हैं। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है, जब सभी जानते हैं। तो जब कहते हैं, जवाहरलाल कहते हैं कि मैं अक्सर हमारे इलाहाबाद या हरिद्वार में जब महान कुंभ का मेला लगता है तो मैं उसमें भी जाता हूँ और देखता हूँ। वहाँ अब भी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। मतलब लोगों को इतनी श्रद्धा है
उन पवित्र स्थानों के प्रति कि लोग हज़ारों की संख्या में, कितनी परेशानियाँ हों, कितने भी दुख हों, लेकिन वो वहाँ ज़रूर आते हैं और स्नान करने आते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गंगा जी में स्नान करने से या कुंभ के पर्व पर स्नान करने से हमारे सारे पापों का अंत हो जाता है। जैसे ही हज़ारों वर्षों से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे उन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से त्योहारों का वर्णन चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों ने जो पर्वों का वर्णन लिखा है वो भी मैं याद करता हूँ, जो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे, क्योंकि उस समय ये मेले बहुत प्राचीन काल से होते आ रहे हैं और अनजाने प्राचीन काल में ही गुम हो गए। और कुछ ऐसे मेले हैं जो बहुत पहले हुआ करते थे लेकिन आजकल वो बंद हो गए हैं। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ऐसा क्या आस्था, ऐसा कौन सा विश्वास था इन लोगों में कि ये हज़ारों वर्षों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर, लोगों में से क्या श्रद्धा है कि गंगा जी में आते हैं, स्नान करते हैं, कितना भी भीड़ हो, कितनी भी तकलीफ़ हो, कितना भी परेशानियाँ हो, लेकिन वो ज़रूर आते हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में आते हैं। ये सब जानने की मैंने कोशिश की। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। जवाहरलाल कहते हैं कि जब मैंने ये यात्राएं की, इन जगह घूमा, तो मुझे अपने पुराने जो बचपन के जो मैंने भारत की तस्वीर देखी थी वो सबकी मुझे याद आ जाती है। वो सब मैं सोचने लगता हूँ। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे मन में जो भारत की प्रति तस्वीर थी बचपन में, जो मैं देखता था कि कैसे हमारे पुराने पूर्वज परंपराओं का पालन करते थे, इतनी परंपराएं हुआ करती थी, तो उनमें क्या सच्चाई थी, ये सब मुझे समझ में आने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे पूर्वजों की भूमि, जो मेरे पूर्वज रहा करते थे उनमें लोग इतना आबाद समृद्ध हो गए जो हमेशा कभी हंसते थे और कभी दुखी रहते थे, कभी सुखी रहते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते। कभी उन्हें दुख होता था, कभी सुख होता था, कभी एक दूसरे से प्यार करते थे और कभी परेशानियों का सामना भी करते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इन सब लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही अनुभवी थे, जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी थी, उन्होंने ज़िंदगी से बहुत से अनुभव प्राप्त किए थे। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। ऐसे बहुत से कहानियाँ, ऐसी घटनाएँ, ऐसे चीज़ें थी जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी, देखी थी और महसूस की थी, तो वो सब मुझे याद आ जाती हैं। जब भी किसी जगह जाता था तो उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने खड़ा हो जाता था। जब भी मैं इन जगहों पे घूमने जाता था, जैसे मैं कभी हरिद्वार गया या इलाहाबाद गया या कहीं और गया, तो मैं उसका जो चित्र था वो मेरे सामने तत्काल मुझे याद आ जाता था कि बचपन में जब मैं अपने गया था तो मुझे वो सब चीज़ें याद आ जाती थी। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। जब मैंने बनारस के पास सारनाथ में गया जहाँ बुद्ध भगवान ने अपना उपदेश दिया था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मेरे सामने ही उपदेश दे रहे हैं। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। जब मैं वहाँ पर गया और मैंने महसूस किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो वास्तव में उस जगह पर उपदेश दे रहे हैं, जबकि ये घटना 2500 वर्ष पुरानी है, लेकिन मैं इतना अनुभव किया उस जगह को, इतना उसका महत्व था उस जगह का। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। जब अशोक के जो पत्थरों के स्तंभ थे उनमें जो उन्होंने शिलालेख लिखवाए थे, उनको जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे वो एक आदमी के बारे में बता रहे हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी था, किसी अन्य राजा सम्राट से महान था। उसने इतना महान कार्य किए। अशोक के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसने जब बहुत ही महान शासक था, उसने बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन जब उसने कलिंग का युद्ध किया वहाँ उसने इतनी तबाही देखी, इतना मरना मारना कटना देखा, तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसके बाद से उसने युद्ध करना बंद कर दिया।
तो वो एक महान राजा था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद विवाद कर रहा था। जब मैं फतेहपुर सीकरी गया आगरा में, तो वहाँ मैंने देखा कि अकबर किस तरह से अपने राज्य को भुलाकर विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ बातें कर रहा है और वाद विवाद कर रहा है। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं को हल तलाश कर रहा था। मतलब अकबर इतना अच्छा शासक था कि वह सभी धर्मों के लोगों को सम्मान देता था और सभी लोगों की समस्याओं को सुनता था और उनको हल करने की कोशिश करता था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे घूमता जाता गया, चीज़ों को देखता गया, स्थानों को देखता गया, वैसे वैसे भारत के इतिहास की लंबी झांकी मतलब होता है एक तस्वीर मेरे सामने आती गई। कैसे राजाओं ने महाराजाओं ने युद्ध लड़े, पराजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की और संस्कृतियों को अपनाया, छोड़ा, वो सब मुझे धीरे धीरे अपने सामने खुलती हुई प्रतीत होने, मतलब मैं उन सबको समझ सका। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही उस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत हो। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो 5000 साल पहले जो संस्कृति परंपराएं लोग अपनाते थे, उनमें कुछ परिवर्तन आया है। लोगों ने कुछ उनको बदला है, कुछ चीज़ों को छोड़ा है, कुछ चीज़ों को नई चीज़ों को अपनाया है, लेकिन वो परंपराएं ख़त्म नहीं हुई हैं। उनका रूप बदल गया उन परंपराओं का, संस्कृतियों का, लेकिन वो अभी भी मानी जाती है। जैसे आज भी हमारे भारत में बड़ों का सम्मान किया जाता है, छोटे बड़ों के सामने नहीं बोलते। थोड़ा परिवर्तन आया है लेकिन वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। तो वही सब चीज़ें यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने अपनी झांकी में